और बाकी सब कार्तिक को लेकर टेस्टिंग रूम की तरफ चले गए थे, क्योंकि उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट इस वक्त टेस्टिंग रूम में ही रखा हुआ था। जिस रूम में इस वक्त कार्तिक एंटर होने जा रहा था, ये बहुत ही बड़ा रूम था जो लगभग 1000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। यहाँ पर ज्यादातर सारे टेस्टिंग के सामान रखे हुए थे। जैसे ही कार्तिक ने इस जगह को देखा, उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने रजत से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे यहाँ बायोनिक रोबोट मशीनरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ दिखाने को लेकर आए हो? कार्तिक की बात सुनकर रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, आप शायद सही गैस कर रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कार्तिक ने जब देखा कि रजत बहुत जल्दी उसकी बात पर विश्वास कर रहा है, तो उसने नाम अपना सिर हिलाते हुए थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि तुमने एग्जैक्टली क्या इनोवेशन किया है। क्या मैंने पहली बार बिल्कुल सही गैस किया है? कार्तिक की बात सुनकर रजत ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, इस बार हमने बायोनिक इंसान बनाया। रजत ने इस बार कोई भी सस्पेंस नहीं रखा और डायरेक्टली सारी बात कार्तिक को बता दी। जैसे ही कार्तिक ने रजत की बात सुनी तो वो एकदम से शॉक्ड हो गया। उसने लगभग हैरानी से अपना मुंह खोल लिया और उसकी आंखें फैल गई, और इसी अंदाज में वो रजत से बोला, तो तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या सच में तुमने इतनी जल्दी से तैयार कर लिया? कार्तिक को इतना ज्यादा हैरान देखकर रजत ने बहुत ही गर्व के साथ कार्तिक से कहा, एक बार बायोनिक टेक्नोलॉजी से डॉग बना लेने के बाद बायोनिक ह्यूमन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग ना तो ठीक से खा रहे थे, ना ही सो रहे थे। हमने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रोबोट बनाने में लगा दिया था। इस बायोनिक रोबोट को बनाने का काम सिर्फ रजत का नहीं था, बल्कि बाकी सारे लोगों ने उसकी बहुत मदद की थी, और इस वक्त उन सबके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पर कार्तिक की एक्साइटमेंट देखकर सारे लोग अपनी थकान भूल गए थे। रजत की बात सुनकर कार्तिक ने बहुत ही ध्यान से उसकी तरफ देखा। उन सबकी आंखों के नीचे गहरे काले डार्क सर्कल हो गए थे। इस बात से साफ पता चल रहा था कि वो लोग काफी टाइम से ठीक से सोए नहीं थे। इन सब लोगों को इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए देखकर कार्तिक ने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, इस काम को करने के लिए तुम लोग इतने ज्यादा बेचैन क्यों हो रहे थे? मैंने तुम लोगों से ये नहीं कहा था कि मुझे ये आज के आज बना के दे दो। अगर तुम लोग इसी तरह खुद को नजरअंदाज करके सारे काम करोगे तो तुम लोग अपनी सेहत खराब कर लोगे, और ये सब मेरे लिए फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर वहां खड़े हुए 5 लोगों ने अपना सिर नामे हिला दिया, जैसे वो दिखा रहे हों कि वो लोग बिल्कुल भी नहीं थके। उसी वक्त रितिका, जो मुश्किल से ही कभी किसी से कोई बात करती थी, उसने कार्तिक से कहा, इसमें थकान जैसा कुछ भी नहीं है बॉस। जब मैंने सोचा कि यहाँ बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारा इंतजार कर रही है कि हम सारे लोग कब उन्हें और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, तो ये देखकर हमारी सारी थकान दूर हो जाती है और हम लोग और ज्यादा मेहनत से काम करने लगते थे। रितिका की बात सुनकर रजत ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, रितिका बिल्कुल सही कह रही है बॉस, हम जल्दी से बायोनिक टेक्नोलॉजी को खत्म कर लेते हैं और उसके बाद हम कुछ नया इस रिसर्च इंस्टीट्यूट पे ट्राई करेंगे। कोई नई टेक्नोलॉजी को डीकोड करेंगे और कुछ नया बनाएंगे। आपको तो पता है ना कि मैं कितना ज्यादा उतावला रहता हूँ, मुझे हर काम जल्दी से जल्दी करना होता है, और फिर जब तक बायोनिक टेक्नोलॉजी का काम पूरा नहीं होगा तब तक हमें सर्वर का दूसरा काम कर भी नहीं पाएंगे। इससे हम लोग ना ही अपने टाइम का पूरा यूज कर पाएंगे और ना ही हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका। इसीलिए हम लोग सोने या खाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। कार्तिक ने जब अपने सामने खड़े हुए 5 एम्प्लॉइज का ऐसा एटीट्यूड देखा, तो जिन्हें ना सोने का वक्त मालूम था ना खाने पीने का, तो इन लोगों को देखकर कार्तिक ने खुद को खुशकिस्मत समझा कि ये सारे लोग उसके नसीब में लिखे हुए थे, इसलिए उसे मिल गए, वरना इतने टैलेंटेड लोग उसे कभी नहीं मिलते। और साथ ही साथ कार्तिक खुश था, उसे सही टाइम पर इन सारे लोगों के लिए एक हाउसकीपर रख दी जो हर दिन उनकी जरूरतों का ख्याल रखती थी, वरना ये सारे लोग कभी भी अपना ध्यान नहीं रख पाते और जल्दी ही बीमार पड़ जाते। कुछ सोचकर कार्तिक ने उन लोगों से कहा, ठीक है, अब मुझे अपना बनाया हुआ वो नया बायोनिक ह्यूमन रोबोट देखने दो। कार्तिक की बात सुनकर रजत ने उससे कहा, देख लेना बॉस, अब डेफिनेटली डर जाएंगे। और इतना कहकर उन सब लोगों ने मिलकर एक मेटल का बॉक्स कार्तिक की तरफ खिसका दिया। कार्तिक ने बहुत ही ध्यान से उस बॉक्स को देखा और उसके बाद उसकी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। वैसे तो कार्तिक जानता था कि इन सब लोगों ने सक्सेसफुली बायोनिक डॉग बना दिए थे, जो अपने आप में इस बात के सबूत हैं कि बायोनिक टेक्नोलॉजी वाकई सक्सेसफुल हो गई है, पर फिर भी एक बायोनिक ह्यूमन रोबोट बनाने में थोड़ा सा फर्क था। इस रोबोट के सिर्फ 2 ही पैर लगाए जा सकते थे और इन पैरों पर अर्थ की ग्रेविटी के साथ बैलेंस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। डॉग्स के तो 4 पैर थे, इस वजह से वो लोग आराम से बैलेंस कर पा रहे थे। वहीं कार्तिक एक ऐसा रोबोट तैयार करना चाहता था जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखे, और शायद बायोनिक रोबोट से भी ये कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए कार्तिक को उसे खोलने से पहले थोड़ी चिंता हो रही थी। बायोनिक डॉग को तो नकली बाल लगाकर फिर भी ढका जा सकता था, पर बायोनिक इंसान की जो स्किन और चेहरा दिखाई देने वाला था, उसे किसी भी तरह से ढका नहीं जा सकता था, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन हर चीज को आसानी से बयान कर देते थे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो कार्तिक को समझ आ रही थी कि इंसान और रोबोट कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। यही सब सोचकर कार्तिक ने बॉक्स को खोलने से पहले ही सोचा कि जरूर रजत और बाकी सब लोगों ने जो चीज बनाई है वो कोई खास काम की नहीं होगी, पर फिर भी एक बार खुद की और बाकी लोगों की तसल्ली करने के लिए कार्तिक ने उस बॉक्स को खोल लिया। और जैसे ही उसने उस बॉक्स को ओपन किया, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी क्रिसमस पर आए हुए प्रेजेंट को ओपन कर रहा है। जैसे ही कार्तिक ने उस बॉक्स को खोलकर देखा तो वो एकदम दंग रह गया। कार्तिक इस वक्त अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, उसके हाथ उस बॉक्स के दरवाजे पर पकड़े हुए थे। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि कोई बायोनिक रोबोट इस तरह बॉक्स में कैसे हो सकता है। इस वक्त एक इंसान अपनी आंखें बंद करके उस बॉक्स में सो रहा था और दिखने में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। असल में इस वक्त इस बॉक्स में एक लेडी रोबोट थी, और इस बॉक्स में सोते वक्त लेडी रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह सांस ले रही थी, और सांस लेने की वजह से उसका पेट और चेस्ट फूल रहे थे। कार्तिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने एकदम हैरान होते हुए विश्वास ना करते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने किसी जिंदा इंसान को इसमें लिटाया ताकि मुझे चढ़ा सको या बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कर रहे हो? इस वक्त वहां खड़े हुए हर एक इंसान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि कोई भी कार्तिक को इस बात के लिए दोष नहीं दे सकता था कि कार्तिक उन्हें झूठा क्यों बोल रहा था। क्योंकि इस वक्त बॉक्स में जो लड़की अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो कोई रोबोट है, बल्कि वो तो कोई जीती जागती इंसान लग रही थी। कार्तिक ही नहीं बल्कि कोई भी अगर एक नजर उसको देख ले तो यही सोचे कि जरूर ये कोई जिंदा इंसान बेहोश होकर इस बॉक्स में बंद हो गया है। कार्तिक को तो इस वक्त अपने मन में ऐसा लग रहा था कि जरूर इसका ज्यादा काम करते करते, बंद जगह में रहते रहते रजत और बाकी सब लोगों का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है और वो लोग डिप्रेशन में चले गए, और शायद कुछ टाइम के लिए ये लोग मस्ती करना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। कार्तिक को सोचते हुए देखकर अचानक से ही रितिका ने कार्तिक से कहा, बॉस, ये सच में एक बायोनिक रोबोट है। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा है तो वहां उसके पास में देखिए, वहां पर एक मैकेनिज्म है जिससे हम इसकी पावर सोर्स को चेंज कर सकते हैं।
अपनी बात को कहते कहते रितिका ने बॉक्स में बंद उस लड़की के माथे पर एक बटन को प्रेस कर दिया, जिसे देखकर कार्तिक और भी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उस बटन को प्रेस करने के बाद बक्से में लेटी हुई लड़की का ऊपर का सिर पूरी तरह से खुल गया और बिना किसी वार्निंग के इस तरह से सिर को खुलते हुए देखकर, उसमें से बिल्कुल भी खून न आते हुए देखकर कार्तिक एक बार के लिए तो थोड़ा सा डर गया। उस मशीन का दिमाग खोलने पर कार्तिक को अपनी आंखों के सामने किसी भी तरह का खून या कुछ भी और नजर नहीं आ रहा था, बल्कि इस वक्त एक कोल्ड मेटल स्कूल दिख रहा था और साथ ही साथ उसके अंदर एक पूरी की पूरी सुपर बैटरी को लगाया गया था, जिसे कभी भी डिसअसेंबल किया जा सकता था। और इसे देखकर कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा, ये सच में रोबोट है, पर इसके सिर में बैटरी को इंस्टॉल क्यों किया गया? कार्तिक ने पहले जो रोबोट डॉग देखे थे उससे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग ये रोबोट ह्यूमन था। कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने उससे कहा, ऐसा इसलिए बॉस क्योंकि बॉडी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल इंडक्शन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है और फिलहाल इतनी बड़ी बैटरी इंस्टॉल करने के लिए इस स्ट्रक्चर में ज्यादा जगह नहीं बची थी, इसीलिए हमने सिर में ही ये बैटरी इंस्टॉल कर दी थी। वैसे भी ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने सहमत होते हुए कहा, ये तो ठीक है, पर इसका ब्रेन कहाँ है? इस सवाल को सुनकर रितिका ने बहुत ही शांति से जवाब देते हुए कहा, इंटीग्रेशन के हाई डिग्री होने की वजह से इसमें ज्यादा सिस्टम डालने की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए हमने दिमाग के सारे कनेक्शन दिल पर फिट कर दिए। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, ये बिल्कुल इंसानों के ऑपोजिट है। इंसानों का सारा दिमाग और उसका ऑपरेशन हमेशा सिर से होता है और दिल हमेशा पावर का सोर्स होता है, जो कि हमारे चेस्ट के अंदर होता है। रोबोट पूरी तरह से परफेक्ट था और वाकई काफी इंटरेस्टिंग भी था। तभी रजत ने आगे बढ़कर कहा, बॉस आपने सरप्राइज बॉक्स को तो ओपन कर लिया, अब मैं आपको इस रोबोट के कारनामे दिखाता हूँ और आपके माइंड को और ज्यादा ब्रॉड करता हूँ। कार्तिक की एक्साइटमेंट अब काफी बढ़ चुकी थी, इसीलिए उसने रजत की बात का जवाब देते हुए एक्साइटेड होकर कहा, बिल्कुल मुझे जल्दी से दिखाओ, मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने रोबोट की जो भी मशीन ओपन की थी उन सब को वापस बंद कर दिया और फिर उसके कंधे पर लगातार 2-3 बार कोई बटन प्रेस करने लगी। अगले ही पल एक तेज बीप की आवाज उस रोबोट की बॉडी में से आई और उसके अगले ही पल जैसे ही आवाज बंद हुई तो बॉडी ने अपनी आंखें खोल ली और बिल्कुल इंसानों की तरह अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच आउट करते हुए उस बॉक्स में से बाहर आ गई। कार्तिक ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये रोबोट दिखने में बिल्कुल भी बाकी रोबोट जैसी नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इसके मूवमेंट भी किसी भी असली इंसान के जैसे ही थे। जैसे ही वो रोबोट उस बॉक्स में से बाहर आया तो उसने एकदम से अपना सारा मूवमेंट बंद कर दिया और चुपचाप वहां खड़ी हो गई, क्योंकि उसे इसके आगे कोई और कमांड नहीं दिया गया था। क्या लगता है आपको कार्तिक इस तरह टेक्नोलॉजी के साथ, खास करके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना और इतनी फास्ट एक सुपर बायोनिक रोबोट बनाना कार्तिक को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल देगा? ध्यान से उस रोबोट को देखा जो देखने में बिल्कुल किसी इंसान की तरह लग रही थी। कार्तिक उसके पास गया और ध्यान से उसकी स्किन को देखने लगा और ये देखने के बाद उसे लगा कि शायद अभी भी उसमें इंसानों वाली बात नहीं है, क्योंकि इंसान के हाथों में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हेयर एंड पोर्स होते हैं, जबकि इस रोबोट की स्किन किसी व्हाइट पेपर की तरह बहुत ज्यादा स्मूथ थी। कार्तिक को इतना ध्यान से देखता हुआ देखकर रजत ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, देखा जाए तो हम लोग इसके ऊपर फेक स्किन को भी यूज कर सकते हैं और ऐसा करने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत पहले ही फिल्म स्टूडियो सिटी में हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया था जो बिल्कुल रियल स्किन जैसी लगती थी। रजत की बात सुनकर कार्तिक ने उससे सवाल करते हुए पूछा, तो फिर तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों नहीं? कार्तिक का सवाल सुनकर रजत ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि वो सब कुछ टेम्परेरी तौर पर किया जाता था। वैसे तो फिल्म स्टूडियो वाले प्रॉप्स बहुत ज्यादा असली लगाते थे, पर उनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता था। पर हमने इस रोबोट को सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं बनाया है। ये रोबोट फाइट कर सकता है, काम कर सकता है और सबसे बड़ी बात, इसे हम इंसानों की जितनी भी जरूरतें हैं, हमारा जो भी काम है वो सब आता है। अगर देखा जाए तो ये लेडी रोबोट हमारे लिए गंगाधर ही शक्तिमान है वाला काम करेगी। जैसे ही कार्तिक ने रजत का दिया हुआ एग्जाम्पल सुना तो एक नजर घूर कर उसने रजत को देखा और फिर हैरान होते हुए उसने कहा, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि क्या सच में ये रोबोट इतना सब कुछ कर सकता है और तुम लोगों ने ये सब कुछ किया कैसे? कार्तिक की बात सुनकर रजत ने हंसते हुए कहा, एक्चुअली ये सब कुछ बहुत सिंपल है और वो सब डेटा जो इसमें फिट किया गया है वो सब रेडीमेड ही था। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो स्मूथ मूवमेंट है वो बिल्कुल किसी रियल पर्सन जैसी लगती है, राइट? रजत का सवाल सुनकर कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी रजत ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, अभी मैंने एक स्पेशल इफेक्ट कंपनी से बड़े लेवल पर 3D डायनामिक डेटा परचेस किया है और उन्हीं सबको कॉपी करके इस रोबोट में डाला है और इसी वजह से इसके पास ये सारी स्किल आई है। अब जाकर कहीं कार्तिक को सब कुछ समझ में आ रहा था। जिस तरह से उसने अपनी फिल्म के लिए स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया था और उसमें सिंपल सा दिखने वाला आदमी भी बॉडी बिल्डर दिखाई देता था, बिल्कुल उसी तरह सारे स्पेशल इफेक्ट को कॉपी करके रोबोट में इनपुट किया गया है और इसकी मूवमेंट को उसी हिसाब से एड्रेस किया गया है। कार्तिक ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि स्पेशल इफेक्ट को कभी बायोनिक रोबोट में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। कार्तिक को सोचते हुए देखकर रजत ने उससे कहा, इस तरह हमारा ये काम काफी जल्दी हो गया, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आजकल रोबोट के लिए बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। बस जिन लोगों के पास पैसों की कमी होती है वो लोग ये सारे काम हाई लेवल पर नहीं कर पाते। तभी रितिका ने भी कार्तिक से कहा, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी है। सुपर बैटरी के बिना हम लोग कभी भी इतने अच्छे से इस रोबोट को नहीं बना सकते थे। बिना सुपर बैटरी के हम लोग इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और अगर हमें इसे लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना होता है तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक वायर को इसमें अटैच करना पड़ता है और ये सारा काम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग साबित होता है। रितिका अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, तभी अचानक से एकदम चुप हो गई और आसपास खड़े हुए सारे लोग जोर जोर से उस पर हंसने लगे। रितिका को भी पता नहीं चला कि आज उसे इस तरह बोलते हुए देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। हमेशा चुप रहने वाली और हाँ या ना में जवाब देने वाली लड़की आज चीजों को जोक के साथ एक्सप्लेन कर रही थी। ये बात सारे लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। कार्तिक बहुत ध्यान से अपने सामने वाले रोबोट को देख रहा था। जितना ज्यादा वो इसे देख रहा था उतना ज्यादा उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। फिर भी काफी देर तक उस लेडी रोबोट को देखते रहने के बाद कार्तिक ने देखा कि वो रोबोट अभी भी बिना किसी मूवमेंट के उसी जगह पर खड़ी है। कार्तिक एक बार उस रोबोट को मिलते जुलते या बोलते हुए देखना चाहता था। यही सोचकर उसने रजत से कहा, एक बात तो बताओ, आज हम इसका टेस्ट यहाँ पर नहीं करने वाले क्या? तुम सब लोग कब से मुझे अपने मुंह से इसी की तारीफ कर करके सुना रहे हो, लेकिन क्या मैं अपनी आंखों से एक बार इसकी स्पेशलिटी देख सकता हूँ? कार्तिक की बात सुनकर सारे लोगों को याद आया कि वो लोग कब से बातें ही किए जा रहे हैं। कार्तिक को अभी तक उन लोगों ने रोबोट का टेस्ट करके नहीं दिखाया था। तभी रोबोट ने अपनी आंखों से रितिका की तरफ कुछ इशारा किया। कार्तिक ने भी इस इशारे को देख लिया था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत हमेशा अपनी बनाई हुई चीज को लेकर बहुत खुश होकर और एक्साइटेड होकर उसे दिखाया करता था, वो आज इस रोबोट को दिखाने के लिए रितिका से क्यों कह रहा है। खैर कार्तिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे इस रोबोट की टेस्टिंग और कौन दिखाता है, क्योंकि उसे सिर्फ रिजल्ट से मतलब था। रजत का इशारा रितिका समझ गई थी, इसीलिए उसने रोबोट की तरफ देखते हुए उसे ऑर्डर दिया, मोना कुछ देर चल कर दिखाओ। रितिका की बात सुनकर उस रोबोट मोना ने तुरंत कहा यूज, और इतना कहकर अगले ही पल वो बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की तरह कमरे में धीरे धीरे चलने लगी। तभी कार्तिक ने अपने एम्प्लॉय की तरफ देखते हुए उनसे पूछा क्या इसका नाम मोना है। कार्तिक का सवाल सुनकर रजत ने उससे कहा हाँ, हमने अभी अभी इसका ये नाम रखा था, कहीं ना कहीं इसमें मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट 0 का इंस्टॉल किया गया है, इसीलिए मैंने इसका नाम थोड़ा मिलता जुलता सा रख दिया ताकि मुझे घर वाली फीलिंग दे। रजत का ये जवाब सुनकर रितिका ने अपने उसी एटीट्यूड के साथ कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बॉस, असल में ये कार्टून के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसीलिए उसने ये नाम रखा है। जैसे ही कार्तिक ने रितिका की बात सुनी तो उसको हंसी आ गई और उसने नासमझी में बस अपना सिर हल्के से हिला दिया। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि ये रजत अभी भी एक बच्चा ही है, क्योंकि जब भी वो किसी भी चीज को कोई नया नाम देता है या कोई भी इनोवेशन करता है तो उसके पीछे का कारण हमेशा किसी न किसी एनिमेशन कैरेक्टर की ही इंस्पिरेशन होती है। खैर कार्तिक को भी लेडी रोबोट का ये नाम काफी अच्छा लगा था। कार्तिक ने तभी रितिका से कहा रितिका मैं तो तुमसे पूछना भूल गया, जब तुम इस रोबोट को एक्टिवेट कर रही थी तो तुमने कई बार इसके कंधे पर कोई बटन प्रेस किया था, शायद ये कोई पैटर्न लॉक है, मैंने सही कहा ना। कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने उससे कहा यस बॉस, ऐसा इसलिए क्योंकि आवाज से इस रोबोट को स्टार्ट करने वाले सिस्टम अभी तक हमने इसमें एक्टिवेट नहीं किया है, हालांकि अभी अभी मैंने जो मेथड इस्तेमाल किया था उससे भी इसे एक्टिवेट किया जा सकता है। ये एक फिजिकल एक्टिवेशन मोड है जो बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रोबोट के कंधे के पास एक स्टार्ट बटन है, इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम लोग बिना कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस किए जल्दी से इसके कंधे पर 2-3 बार इस बटन को दबा सकते हैं और इससे ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। कार्तिक को ये बटन प्रेस करने वाला आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो अपने सामने खड़े हुए इन तीनों लंबे और 2 छोटे एम्प्लॉय को कंप्लेन करते हुए कुछ कहना चाहता था। कार्तिक ने एक नजर रजत और बाकी सारे लोगों पर डाली जो फिलहाल थोड़े से डरे हुए लग रहे थे। वैसे तो कार्तिक तुरंत इन लोगों से कुछ कहना चाहता था, पर इन लोगों का चेहरा देखकर उसने खुद को रोक लिया। रितिका का हमेशा इनडिफरेंट लुक और उनके माथे पर आए हुए ठंडे पसीने देखकर कार्तिक ने लगभग हंसते हुए कहा हा वेरी गुड, ये डिजाइन मुझे वाकई बहुत अच्छा सा लगा। इतना कहकर कार्तिक बीच में ही चुप हो गया। तभी रजत ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा एक्चुअली आगे चलकर हमें हमेशा ये बटन प्रेस करने वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस अपनी आवाज से इसे कमांड देना होगा और ये तुरंत फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी। फ्यूचर में जल्दी ही हम इसे और ज्यादा अपग्रेड करेंगे, जिससे जैसे ही आप इसका नाम पुकारेंगे तुरंत ही आपके कमांड एक्सेप्ट करने लगेगी। रजत की बात सुनकर कार्तिक ने जवाब देते हुए कहा अच्छा, ये तो और भी ज्यादा कन्वीनियंट होगा, सिर्फ आवाज से काम हो जाएगा, वेरी नाइस। इतना कहकर कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि अगर आगे चलकर भी उसे ये बटन प्रेस करने वाला काम करना पड़ा और गलती से कोई बटन दब गया तो उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई पावर की सुपर बैटरी इंस्टॉल्ड है। कार्तिक सोच रहा था कि तभी रितिका ने कहा अब हम लोग इस रोबोट की रनिंग स्पीड और स्टेबिलिटी को टेस्ट करेंगे। रितिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये काम करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसे बस हर हाल में आज कार्तिक को अपने किए हुए काम से इंप्रेस करना था। जैसे ही रितिका ने अपनी बात कही तो उसने अगले ही पल मोना को ऑर्डर देते हुए कहा कि वो रनिंग टेस्टिंग मशीन पर चलना शुरू करे। घर पर एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास जो ट्रेडमिल होती है उससे ये मशीन बहुत अलग थी, क्योंकि ये मशीन रोबोट टेस्टिंग के लिए थी, इसीलिए इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी थी और साथ ही साथ इस मशीन में और भी बहुत सारे फंक्शन थे जिससे रोबोट की कैपेसिटी और बाकी चीजों को कलेक्ट किया जा सके। जैसे ही मोना उस ट्रेडमिल मशीन पर खड़ी हुई तो मशीन धीरे धीरे चलने लगी और जल्दी ही उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये पूरी तरह से इंसान की कैपेसिटी से बाहर की बात थी। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी गाड़ी को बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर चलाया जा रहा हो। धीरे धीरे और भी कई तरह की टेस्टिंग की गई, जिनमें वेट लिफ्टिंग, जंपिंग, थ्रोइंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटी शामिल थी। टेस्ट सीरीज में ज्यादातर सारी की सारी स्पॉट एक्टिविटीज को टेस्ट किया गया था और इसमें मोना की परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट थी। इस वक्त मोना की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया में किसी भी एथलीट को पीछे छोड़ सकती है। अगर देखा जाए तो फिलहाल मोना किसी सुपर वुमेन से कम नहीं थी। बॉक्सिंग करते वक्त मोना ने अपने हाथों से इतनी तेज सैंडबैग मारा था कि अंदर से मिट्टी रिसकर बाहर गिरने लगी थी। और जंपिंग का तो पूछो ही मत, वो एक बार में ऊपर से नीचे जंप लगभग 4 मीटर की ऊंचाई तक लगा देती थी। ये सब कुछ किसी मूवी की तरह लग रहा था, जैसे विद्युत जामवाल किसी भी मूवी में एक दीवार से दूसरे दीवार पर ऊंची जंप लगाकर तुरंत पहुंच जाता है। बिल्कुल वैसे ही मोना एक के बाद एक एक्टिविटी करके दिखा रही थी। मोना की जैसी कोई बायोनिक रोबोट मशीन जो नॉर्मल एक्टिविटी में ही इतना ज्यादा कमाल कर रही हो और जिसे देखकर एक बार के लिए कोई भी डर जाए, अगर उसका बैटल मोड ऑन कर दिया जाए तो पता नहीं इस दुनिया में क्या नया तूफान आ जाएगा। मोना की इस तरह की एक्टिविटीज देखकर कार्तिक पूरी तरह से दंग रह गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि ये कोई बायोनिक रोबोट कैसे हो सकता है, ये तो कोई सुपर गार्ड है जो बाकी गार्ड यहाँ तक कि मैगी से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। एक बार जब रेसिंग के दौरान मैगी ने स्टील से बने हुए गाड़ी के दरवाजे को चलती हुई कार में तोड़कर फेंका था तो उसे देखकर ही कार्तिक बहुत ज्यादा डर गया था और अब मोना की एक्टिविटी देखकर उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। अगर मैगी किसी भी भारी भरकम दरवाजे को तोड़ सकती थी तो मोना किसी भी भारी से भारी गाड़ी को अपने हाथों से उठाकर फेंक सकती थी। क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा बायोनिक रोबोटिक मशीन के साथ कार्तिक का सफर? कार्तिक जितना ज्यादा सुपर लेडी रोबोट मोना की टेस्टिंग को देख रहा था उतना ज्यादा हैरान होते जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मोना कोई रोबोट नहीं बल्कि सुपर गार्ड है जो मैगी से भी 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोना की ताकत को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो एक हाथ से ही 1000 किलो वजन आराम से उठा सकती है और इन सब का सबसे बड़ा कारण था उसके शरीर में हड्डियों की जगह पर टाइटेनियम और निकल धातु का इस्तेमाल किया जाना। उसकी वजह से ही मोना इतनी ज्यादा पावरफुल थी। इस वक्त मोना कोई बायोनिक रोबोट नहीं बल्कि एक सुपर टर्मिनेटर लग रही थी। जल्दी ही मोना ने अपना बहुत सारा टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया था, जिसे देखकर कार्तिक काफी हद तक बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था।
कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि एक सक्सेसफुल बायोनिक रोबोट को प्रोड्यूस करने के बाद अब उसकी आर्मी धीरे धीरे ज्यादा ताकतवर बनती जा रही है। जब फैक्ट्री का काम पूरा हो जाएगा तो कार्तिक अपनी इस फैक्ट्री में सीक्रेट तौर पर एक अंडरग्राउंड प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, जहां मास लेवल पर रोबोट बनाने का काम शुरू किया जाएगा। फ्यूचर में जैसे ही कार्तिक के पास बहुत सारे बायोनिक रोबोट्स हो जाएंगे तो कार्तिक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को इस इंडस्ट्री का इंचार्ज बना देगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी इस इंडस्ट्री को संभालने और इसकी सेफ्टी की होगी। और रही बात खुद की सेफ्टी की, तो कार्तिक इस मैकेनिकल आर्मी को अपनी सेफ्टी के लिए ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जिसे कोई भी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। कार्तिक की इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी जीत ये थी कि बायोनिक रोबोट आम इंसान की तरह दिखते थे और इन्हें आसानी से आम इंसानों के बीच में रखा जा सकता था, जिन्हें कभी भी कोई भी नहीं पहचान सकता था, क्योंकि इनके शरीर पर जो स्किन लगाई गई थी वो भी इंसानों की जैसी ही थी। जब तक कार्तिक दुनिया को इस बात का पता नहीं चलने देगा कि उसने पहले ही बायोनिक रोबोट बना लिए हैं, तब तक दुनिया को कभी भी पता नहीं चलेगा कि उनके बीच इस वक्त सुप्रीम टर्मिनेटर रह रहे हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। कार्तिक ने बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहा, वेरी गुड, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई भी हूँ। अब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है, राइट? कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने जवाब देते हुए कहा, यस बॉस, बेसिकली अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रैक्टिकल करते वक्त इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो फ्यूचर में हम लोग उसे तुरंत एडजस्ट कर सकते हैं और किसी भी टाइम पर इसे ठीक करके फिर से हम लोग काम में ले सकते हैं। रजत ने भी आगे कहा, हम लोग बायोनिक मैकेनिकल डॉग की प्रिलिमिनरी रिसर्च डेवलपमेंट को अच्छे से देखा है और उसके बाद हमने एक नए रोबोट को भी बना लिया है, तो मुझे लगता है कि हमने इस टेक्नोलॉजी का लगभग अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। जैसे ही प्रोडक्शन लाइन में फैक्ट्री के अंदर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम रॉ मटेरियल को जल्द से जल्द मंगवा लेंगे और बड़े लेवल पर इस तरह के रोबोट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। रजत की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वैसे तो फैक्ट्री का काम लगभग पूरा हो गया है, पर रोबोट का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों ने कोई नई जगह नहीं बनाई है। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने उससे कहा, आप चिंता मत कीजिए बॉस, वैसे तो रिसर्च फैसिलिटी के एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स का काम आकाश का है, पर हमने पहले ही प्रोडक्शन लाइन डिजाइन कर ली है और जब रोबोट के प्रोडक्शन का काम शुरू होगा हम उसे उसी वक्त मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर लेंगे। रितिका की बात सुनकर अब कार्तिक को किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही बड़े लेवल पर रोबोट के प्रोडक्शन का काम शुरू होगा तो कार्तिक की सारी चिंता दूर हो जाएगी और देखते ही देखते टेक्नोलॉजी की दुनिया में कार्तिक सबसे आगे होगा। कार्तिक ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ये बहुत अच्छी बात है, पर मास प्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी तरह से इंडिविजुअली कुछ बायोनिक रोबोट बनाओ और मैं ज्यादा मास प्रोडक्शन होने तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैं जल्द से जल्द अलग अलग तरह के बायोनिक रोबोट का इस्तेमाल पर्सनली करना चाहता हूँ। कार्तिक ने जैसे ही अपनी बात कही, अगले ही पल रितिका ने तुरंत उसे कहा, इम्पॉसिबल। जैसे ही कार्तिक ने रितिका की बात सुनी तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे सपने देखते हुए जगा दिया हो और उसके मुंह पर ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाल दी हो। रितिका के मना करने पर कार्तिक ने उसे सवाल करते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये इम्पॉसिबल है? कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने उसे अपने पुराने एटीट्यूड में कहा, क्योंकि हमारे पास फिलहाल पैसों की कमी। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी वो एकदम से हैरान रह गया और हैरान होते हुए बोला, मैंने तुम लोगों को 10 बिलियन रुपीस दी थे, वो सारे पैसे कहाँ गए? कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने धीरे से अपने पास रखी हुई अकाउंट बुक निकाली और उसे कार्तिक के हाथ में दे दिया और उसके बाद कार्तिक से कहा, उन 3 बायोनिक डॉग्स को बनाने की कॉस्ट 4 बिलियन रुपीस से ज्यादा आई थी और सुपर वुमेन रोबोट मोना को बनाने में 5 बिलियन रुपए की कॉस्ट आई है। इन सब में इतना पैसा कैसे लगा उसकी एंट्री मैंने इस बुक में कर दी और डिटेल में यहाँ लिख दिया है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। जैसे ही कार्तिक ने रितिका की बात सुनी तो वो पूरा पसीने में भीग गया। उसने जैसे ही अकाउंट बुक को देखा तो उसे ठंडे पसीने आने शुरू हो गए, क्योंकि इस वक्त अकाउंट में 400 मिलियन रुपीस से भी कम अमाउंट बची हुई थी और ये देखकर कार्तिक की आंखें एकदम से फैल गई थी। कार्तिक ने विश्वास न करते हुए कहा, 3 बायोनिक रोबोट डॉग्स और 1 बायोनिक रोबोट बनाने में कॉस्ट 10 बिलियन रुपए से ज्यादा की। ये टेक्नोलॉजी भले ही बहुत अच्छी थी, पर इसके अंदर पैसे जितने डालो उतने कम थे, क्योंकि कार्तिक के पास अब लिक्विड मनी के तौर पर सिर्फ 100 बिलियन रुपीस ही बाकी रह गए थे, जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता था। अगर उसने इसी तरह के मोना जैसे और रोबोट बनवाए तो इतने पैसों में सिर्फ 20 बायोनिक रोबोट्स ही बन सकते हैं। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि सपने तो बहुत खूबसूरत होते हैं, पर असलियत काफी ज्यादा खतरनाक होती है और कार्तिक ने तो इस तरह के रोबोट की पूरी एंटायर आर्मी बनाने का सपना देखा था। जैसे कि उसके पास टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की एक आर्मी थी, पर अब उसे धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हो गया था कि वो अपने पास जो पैसा है उससे कुछ छोटे लेवल पर ही इस तरह के रोबोट बना सकता है और शायद वो और ज्यादा ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। कार्तिक ने एक बार आसमान की तरफ देखा और गहरी लंबी सांस लेने लगा, जैसे वो भगवान से कह रहा हो कि उसे इस वक्त फंड की सख्त जरूरत है। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि अगर वो बिना सोचे समझे इस तरह के बायोनिक रोबोट बनाता रहा तो जल्दी ही बैंकक्रप्ट हो जाएगा। कार्तिक ने आगे अपने मन में सोचा कि अगर वो अपने खानदान की सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर ले और दुनिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब का इस्तेमाल कर ले, तब जाकर वो अपना ये ड्रीम रोबोट आर्मी बनाने का सपना पूरा कर पाएगा। कार्तिक इस वक्त पूरी तरह से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से आने वाली कमाई पर ही डिपेंडेंट था। वहीं दूसरी तरफ रजत ने देखा कि अकाउंट बुक हाथ में लेने के बाद कार्तिक के हाथ कांप रहे हैं, तो उसने कार्तिक को एक्सप्लेन करते हुए कहा, एक्चुअली कार्तिक, इतना सारा पैसा इस्तेमाल करने के पीछे एक कारण है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक तरफ रख दें तो भी बाकी काम करने के लिए हमें हमारे खुद के डेटाबेस की जरूरत थी। हमें तो स्पेशल इफेक्ट को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने हम लोगों को इतने कम टाइम में इतना सारा डेटा अवेलेबल करवा दिया। रजत की बात सुनकर कार्तिक ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे ये सारी बातें ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी। रजत अपनी ही धुन में आगे बोले जा रहा था, हम लोगों ने जो डेटा खरीदा है वो बाकी कंपनी में पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है। आमतौर पर इस तरह के डेटा को लीक नहीं किया जाता है। अगर हमें इस तरह का डेटा चाहिए तो हमें उसे हाई प्राइस देकर खरीदना पड़ता है और ये सब कुछ हम लोग सिर्फ कनेक्शन के जरिए ही खरीद सकते हैं, वरना हम लोग उन लोगों को चाहे जितने पैसे देते हैं पर वो लोग कभी भी अपना डेटा नहीं बेचते। रजत की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे थोड़ी बात समझ आ रही थी। स्पेशल वुमेन मोना में जो 3D इफेक्ट डाले गए थे वो सब कुछ स्पेशल इफेक्ट कंपनी से बहुत मुश्किल से खरीदे गए थे, क्योंकि ये कंपनियां इतनी जल्दी से अपने डेटा को किसी को भी नहीं देती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इन सबको परचेस करने के लिए खरीदने वाले को बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था
और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी इन लोगों को ये सब कुछ कलेक्ट करने में देना पड़ता था। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी इन लोगों को ये सब कुछ कलेक्ट करने में देना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात, अगर दुश्मनों को या कॉम्पिटिटर कंपनीज को इस बारे में पता चल जाए तो प्रोडक्शन कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए उन्हें और ज़्यादा पैसा स्पेशल इफेक्ट कंपनी को देना पड़ता था। रजत ने आगे कहा, डेटाबेस के साथ साथ रोबोट के जितने भी पार्ट इसमें इंस्टॉल किए गए हैं वो सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम और मेहनत को अगर हम एक तरफ रख दें तो अगर इसका रॉ मटेरियल भी हम लोग खरीदें तो भी इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। कार्तिक को फाइनली समझ में आ गया था कि उसका इतना पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। इसीलिए उसने रजत से कहा, फिर तो इतना पैसा लगना ही था। एक बार मास प्रोडक्शन शुरू हो जाए इसके बाद इसे बनाने की कॉस्ट डेफिनेटली कम हो जाएगी। कार्तिक की बात सुनकर रजत ने उससे कहा, आप सही कह रहे हैं बॉस, डेटाबेस तो हम लोगों ने पहले खरीद लिया, अब हमें उसमें इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। फ्यूचर में इसकी कॉस्ट तो वैसे भी कम हो ही जाएगी और जैसे ही प्रोडक्शन लाइन में मास प्रोडक्शन शुरू होगा रॉ मटेरियल और बाकी सारी चीज़ों की कॉस्ट भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये सारी बातें सुनकर कार्तिक, जो एक बार के लिए उदास हो गया था, वो फिर से एक्साइटेड हो गया। एक बार के लिए बिलियंस ऑफ कॉस्ट की बात सुनकर कार्तिक कुछ देर के लिए डर गया था और वो अब और ज्यादा इस प्रोडक्शन को नहीं करना चाहता था। पर अब रजत के समझाने पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ गई थी और उसका कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ने लगा था। कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, तो फिर हम लोग प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करने की तैयारी करते हैं। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने तुरंत कहा, उसके लिए आपको अभी हमें पैसे देने होंगे। रितिका की बात सुनकर कार्तिक एक बार के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, पर फिर उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, कितने पैसे चाहिए होंगे। कार्तिक का ये सवाल सुनकर रितिका ने तुरंत कहा, वैसे तो मैंने अभी तक कोई डिटेल बजट नहीं बनाया, पर फिलहाल के लिए आप मुझे 50 बिलियन रुपीस दे दीजिए। अगर ये काफी नहीं रहे तो मैं आपसे बाद में पैसे और ले लूंगी। कार्तिक ने तो जैसे ही ये बात सुनी उसके हाथ कांपने शुरू हो गए। उसके हाथ में जो अकाउंट बुक थी वो अगले ही पल जमीन पर गिर गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक बार में 50 बिलियन रुपीस वो कैसे दे सकता है। रितिका ने तो एक ही बार में उससे उसके बैंक अकाउंट के लगभग 50% हिस्से को मांग लिया और वो भी अगर काफी नहीं रहे तो आगे चलकर वो और ज्यादा पैसे मांग सकती थी। क्या ये कोई मजाक चल रहा था? वैसे अगर देखा जाए तो रितिका अपनी जगह बिल्कुल सही थी, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन शुरू करने के लिए कम से कम 100 बिलियन रुपीस का होना जरूरी था और इन पैसों में मेंटेनेंस कॉस्ट और बाकी के खर्चे फिलहाल शामिल नहीं थे। और रही बात रिसर्च और डेवलपमेंट कोर्स की, तो वो पैसे अलग से कार्तिक को इन्वेस्ट करने थे। कार्तिक तो ये सब कुछ सोच सोच कर ही पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वैसे आपको क्या लगता है, मजाक मजाक में खरीदा हुआ वो मिस्टीरियस सर्वर क्या अब कार्तिक के गले का फंदा बनने वाला है? कार्तिक ने जो 50 साल आगे की दुनिया पर राज करने का सपना देखा है, क्या वो जल्दी ही टूटने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए। बात सुनकर कार्तिक एकदम सदमे में चला गया। उसने सोचा कि अगर वो 50 बिलियन रुपीस यहाँ दे देगा उसके पास ज्यादा कैश नहीं बचेगा। कार्तिक इन सारे बायोनिक रोबोट्स का एक मास प्रोडक्शन शुरू करना चाहता था और इसके लिए उसे बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट करना था। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि अगर वो इतना सारा पैसा यहाँ पर दे देगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक कार और सुपर बैटरी के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा पैसा नहीं बचेगा। कार्तिक के इस तरह के बदले हुए हाव भाव देखकर रजत और बाकी सारे लोग भी समझ गए थे कि इतना पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर पाना शायद कार्तिक के लिए भी काफी मुश्किल है। रजत ने कार्तिक से कहा, कार्तिक तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार सोच कर देखो, जब हम लोग बड़े लेवल पर इन रोबोट्स का प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो हमें यहाँ पर वर्कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक कार और सुपर बैटरी बनाने का काम हमारे रोबोट्स को सौंप देंगे। रजत की बात सुनकर बाकी सारे लोगों ने एक साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, इससे वर्कर को देने वाला हमारा बहुत सारा पैसा बच जाएगा। यहाँ काम करने वाले 5 लोगों को लगता था कि रोबोट का मास प्रोडक्शन शुरू करना इनके जैसे रिसर्चर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने लगभग अपने दांत दिखाते हुए और हंसते हुए इन लोगों से कहा, ठीक है, वैसे भी ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, तुम लोग 50 बिलियन रुपीस ले लो। जैसे ही वहाँ खड़े हुए 5 एम्प्लॉइज ने ये बात सुनी तो सारे लोग खुश हो गए। रजत ने खुश होते हुए कहा, ऑसम कार्तिक। वहीं रितिका ने बस अपने चेहरे से एक हल्की सी मुस्कान पास कर दी। बाकी लोग जो वहाँ खड़े हुए थे उन्होंने अलग अलग तरह से अपनी खुशी का इजहार किया। बॉस, आप तो बहुत बड़े टाइकून हैं। बॉस, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक कार और सुपर बैटरी के डेवलपमेंट का काम भी इन्हीं लोगों को करना था, पर फिर भी इस काम में इन लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट अभी आ नहीं रहा था जितना रोबोट को बनाने में आ रहा था। ये सारे लोग इस बात से खुश थे कि दुनिया की पहली कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्शन लाइन को यही लोग बनाएंगे, जहां हर काम रोबोट करेंगे। जैसे ही रॉ मटेरियल का ऑर्डर रिसीव हो जाएगा वैसे ही रोबोट बनाने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। और इस काम को करने के लिए ये सारे ही लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये अपने जैसा कोई रोबोट बनाने वाले थे और इन्हें बनाने में इन लोगों को फुल क्रिएटिविटी दिखाने में भी फ्रीडम थी। कार्तिक ने जब देखा कि उसके इन्वेस्टमेंट की बात सुनकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं तो उन्हें खुश देखकर कार्तिक भी खुश हो गए और उसने अपने मन में सोचा कि आज बात 50 बिलियन की है, अगर बात 100 बिलियन की भी होती तो कार्तिक किसी भी तरह से इन लोगों के लिए ये पैसा इन्वेस्ट कर देता, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्तिक भी जानता था कि उसके पास टैलेंट भी है और पैसा भी है जिससे वो 50 साल आगे की जिंदगी जी सकता है। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि एक बार रोबोट के प्रोडक्शन का काम किसी तरह से शुरू हो जाए। रही बात इन दोनों नॉर्मल प्रोडक्शन लाइन की जिनमें उसे इलेक्ट्रिक कार और सुपर बैटरी बनाने का काम करना था, उस काम को वो धीरे धीरे आगे बढ़ाए और उसके लिए पैसे भी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से इकट्ठे कर लेगा। और अगर कार्तिक इकट्ठे नहीं कर पाया पैसे तो वो अपनी फैमिली के बैंक से लोन ले लेगा। हालांकि वो बात अलग थी कि कार्तिक मरते दम तक कोशिश करेगा कि उसे कभी अपने परिवार से पैसे उधार ना लेने पड़े, क्योंकि कार्तिक इस मामले में बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का इंसान था। वो कभी भी अपने परिवार से पैसे उधार लेना पसंद नहीं करता था। हालांकि अगर आखिरी ऑप्शन परिवार से पैसा लेना हुआ तो कार्तिक अपनी सोच को बदलकर अपनी इस सुपर फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए ये काम भी जरूर करेगा। कार्तिक ने आगे सोचा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक कार और सुपर स्मार्टफोन और कंप्यूटर वो मार्केट में लॉन्च करेगा तो जल्दी ही उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगा और उसके पास बहुत सारा पैसा आना शुरू हो जाएगा और इसीलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
इसीलिए ये सब सोचकर उसने अपने आप को तैयार करके जल्दी से अपने अकाउंट से 50 बिलियन रुपीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर करने के बाद कार्तिक ने उन सारे लोगों से कहा, रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, तुम सब लोग मेहनत और लगन से काम करो और मुझे बेस्ट रिजल्ट दो। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकाउंट में 50 के आगे लगे हुए इतने सारे जीरो देखकर भी रितिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल शांत अपनी जगह पर खड़ी थी, पर उसे छोड़कर बाकी चारों एम्प्लॉइज, खास करके रजत, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि उन लोगों ने इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। तभी कुछ सोचकर कार्तिक ने उन लोगों से कहा, तुम सब लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम सब लोगों को रिवॉर्ड के तौर पर 100 मिलियन रुपीस दूंगा और ये सब कुछ स्पेशल बोनस होगा जो तुम्हारी सैलरी से अलग होगा। इतना कहकर अगले ही पल कार्तिक ने उन सब लोगों के अकाउंट में अलग अलग 100 मिलियन रुपीस ट्रांसफर कर दिए। इस वक्त फैक्ट्री में सिर्फ 5 ऑफिशियल एम्प्लॉय थे। इस तरह उन 5 को 100 मिलियन रुपीस देने से कार्तिक के 500 मिलियन रुपए और ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो गए थे। अगर देखा जाए तो 50 बिलियन रुपए के सामने ये 500 मिलियन रुपीस कुछ नहीं थे। कार्तिक बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता था। वो जानता था कि जितना पैसा वो अपने एम्प्लॉय को देगा उतना ज्यादा वो मेहनत करके उसके लिए काम करेंगे। और जिस तरह से रजत और बाकी सारे लोगों ने दिन रात मेहनत करके इतनी जल्दी ये रोबोट तैयार किया था, उसके बाद तो कार्तिक बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रजत और बाकी सारे लोग एकदम से शॉक हो गए। वैसे तो कार्तिक ने अभी 50 बिलियन रुपीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के पब्लिक अकाउंट में दिए थे, जो पूरी तरह से सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के काम आने वाले थे, पर फिर भी इतना पैसा देने के बाद कार्तिक ने इन लोगों को अलग अलग 100 मिलियन रुपीस दिए थे, जो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस वक्त रजत इतना खुश था कि उसने बहुत ज्यादा जोर से हंसते हुए कार्तिक से कहा, आई लव यू कार्तिक, मैं मरते दम तक तुम्हें याद रखूंगा। और इतना कहकर रजत कार्तिक की तरफ उसके गालों पर किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी कार्तिक ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा, वापस जाओ, मुझे इस तरह की आदत नहीं है। तुम लोगों को फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रिसर्च डेवलपमेंट पर फोकस करना है। अगर तुम लोग इतनी मेहनत से काम करते रहे तो मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा, और अब जो मैंने तुम लोगों को बोनस दिया है, आगे चलकर वो बोनस और भी ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही तुम लोग मुझे कुछ अच्छा सा बना के देते रहो, मैं तुम लोगों को उतना ही अच्छा बोनस देता रहूंगा। इस वक्त सारे लोग इतना खुश थे कि उन्होंने कार्तिक की तारीफ करनी शुरू कर दी और साथ ही साथ खुश होकर कार्तिक को लंबी जिंदगी की दुआ देने लगे। सारे टेस्ट होने के बाद कार्तिक सुपर रोबोट मोना को अपने साथ वापस अपने आइलैंड पर अपने घर ले गया। कार्तिक को लगता था कि तैयार होने के बाद इतने अच्छे बायोनिक रोबोट को रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखना पूरी तरह से वेस्ट है, इसीलिए वो उसे अपने साथ यहाँ से ले गया था। जैसा कि कार्तिक ने तुरंत ही पैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो रजत और बाकी सारे लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर सकते थे। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक और ज्यादा अच्छे से सुपर ह्यूमन रोबोट का इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए वो इसे अपने साथ घर ले आया। इस वक्त कार्तिक की खुशी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी बच्चे को कोई नया खिलौना मिल गया हो। इस वक्त कार्तिक खुश और क्यूरियस दोनों था। यहाँ आने से पहले प्रीति ने इस रोबोट का ऑटोनोमस इंटेलिजेंस मोड पहले ही ऑन कर दिया था और अब कार्तिक को मोना को ऑर्डर देने के लिए कोई भी और किसी भी तरह का बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं थी। मोना हर वक्त कार्तिक के बगल में खड़ी रह सकती थी। अगर कार्तिक उसे कोई ऑर्डर देगा तो वो तुरंत उसकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके काम करना शुरू कर देगी। अगर देखा जाए तो ऑटोनोमस मोड बटन प्रेस करने वाले फंक्शन से ज्यादा अच्छा था, क्योंकि बटन प्रेस करते वक्त कभी कभी ऐसा फील होता था कि हम किसी रोबोट को ट्रीट कर रहे हैं, जबकि सिर्फ बोलने से कोई काम कर देने पर मोना कोई रोबोट नहीं लग रही थी, बल्कि एक जीता जागता इंसान लग रही थी। कार्तिक आज पूरे दिन रिसर्च इंस्टीट्यूट में था, इसीलिए वापस आते हुए उसे रात हो गई थी। आज पूरे दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उसे अभी तक काफी तेज भूख लगने लगी थी। तभी उसे याद आया कि रजत ने सुबह कहा था कि मोना इंसानों की तरह स्किल भी रखती है और उसमें ये सारे डेटा इंस्टॉल किए गए हैं। तो यही सोचकर उसने मोना से कहा, मोना क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? कार्तिक का सवाल सुनकर मोना ने तुरंत जवाब दिया, नो प्रॉब्लम बॉस, आपको जो भी खाना है आप मुझे बता सकते हैं, मैं हर तरह का खाना बना सकती हूँ, बस मुझे खाना बनाने के लिए किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी, उसने लंबी गहरी सांस लेकर मोना को देखना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि एक रोबोट अब खाना भी बनाएगी। जैसे ही घर के बाकी लोगों ने देखा कि कार्तिक अपने साथ किसी अजनबी लड़की को लेकर आया है, तो ये सारे लोग थोड़े से सरप्राइज हो गए, खास करके टीना। जैसे ही टीना ने अपने सामने खूबसूरत लड़की मोना को देखा तो वो अपने मन में थोड़ी सी जलन महसूस करने लगी और साथ ही साथ वो कार्तिक को भला बुरा कह रही थी कि क्योंकि कार्तिक अपने साथ इतनी खूबसूरत लड़की को घर पर ले आया था। कहीं ना कहीं कार्तिक ने अंदाजा लगा लिया कि टीना के मन में चल क्या रहा है, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वाकई घर में जितने लोग थे उन सबको मोना एक खूबसूरत और असली की लड़की लग रही थी, बजाय किसी रोबोट के, जो कि पूरी तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कोई नहीं जानता था कि उनके सामने खड़ी हुई ये खूबसूरत लड़की सिर्फ एक रोबोट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कहीं ना कहीं मोना का दिमाग काफी ज्यादा शार्प था। जब तक वो खुद से दूसरे लोगों को नहीं बताती है कि वो एक रोबोट है, तब तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा सकता था। इसीलिए कुछ सोचकर कार्तिक ने यहाँ किसी को भी बताया नहीं कि मोना एक रोबोट है। वैसे तो बहुत कम लोग थे जिन्हें ये बात पता थी कि मोना सिर्फ एक रोबोट है, पर उन सब लोगों ने भी कार्तिक की परमिशन के बिना किसी को भी मोना के बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे तो कार्तिक इस बात को छुपाना नहीं चाहता था, पर वो चाहता था कि जब तक ये बात लोगों को पता ना चले तब तक ये बात छुपी ही रहे। वैसे तो इस घर में काम करने वाले सारे लोग कार्तिक के बहुत विश्वसनीय लोग थे और कार्तिक उन सब पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। अगर किसी वजह से इन लोगों को पता चल भी जाता है कि मोना एक रोबोट है, तो भी कार्तिक को इस बात से कोई भी डर नहीं था। ये सारे लोग एक साथ रहते थे और अक्सर साथ में ही खाया पिया करते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं सारे सबऑर्डिनेट्स को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता था। वहीं दूसरी तरफ मोना ना तो कुछ खाती थी और ना ही कुछ पीती थी और ना ही कभी सोचती थी, इसीलिए अगर किसी का ध्यान गया तो वो इस बात को कैच करेगा कि मोना नॉर्मल इंसानों की तरह कुछ भी खा पी नहीं रही है और शायद इसी बात को लेकर बाकी लोग शक करने लगे। क्या लगता है आपको, जब टीना और बाकी सब लोगों को पता चलेगा कि कार्तिक अपने साथ एक सुपर स्पेशल ह्यूमन रोबोट लेकर आया है,
तो क्या रिएक्शन होगा इन सब का? कोई डिश को टेस्ट किया तो उसे कुछ सोचकर कार्तिक मोना को किचन में ले आया। इस जगह पर सबसे ज्यादा इंडियन खाना ही बनाया जाता था। यहाँ मोना को आज आने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं था कि वो कार्तिक के लिए इंडियन खाना बनाना चाहती थी, बल्कि आज कार्तिक को मोना वेस्टर्न खाना बनाकर खिलाना चाहती थी। वेस्टर्न खाना तो कार्तिक के किचन में पहले भी बहुत बार बना था, लेकिन आज इसे इंडियन तरीके से बनाया जाना था। जो मोना अपने स्पेशलाइजेशन से बनाना चाहती थी, इस रसोई का इंचार्ज एक स्पेशल शेफ था जिसे इमरान अपने साथ मुंबई से लेकर आया था। इस शेफ का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा हाई था और ये हमेशा यहीं पर कार्तिक के घर पर ही रहता था। ये शेफ अपने साथ कुछ किचन हेल्पर भी ले गया था, जिसके लिए कहा जा सकता था कि ये पूरी तरह से एक 5 स्टार होटल की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा था। वैसे तो ये शेफ अपने बनाए हुए खाने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता था, पर आज अचानक से खाना बनाने के लिए कार्तिक ने इसे ना कहकर किसी और लड़की को कहा था और ये बात इस शेफ से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ सोचकर ये शेफ, जिसका नाम माइकल था, इसने कार्तिक से कहा, बॉस, यहाँ किचन में खाना बनाते वक्त बहुत ज्यादा धुआं होता है और अगर इस वजह से आप अपने साथ जो ये खूबसूरत लड़की लेकर आए हैं, इन्हें इस धुएं से परेशानी हो सकती है और इनकी स्किन भी डैमेज हो सकती है। माइकल देखने में थोड़ा मोटा और लंबे चेहरे वाला आदमी था और देखने में बहुत ज्यादा सीनियर और स्टैंडर्ड वाला शेफ लगता था। माइकल की बात सुनते ही कार्तिक ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, इसे कुछ नहीं होगा, मैं आज कुछ और अच्छा ट्राई करना चाहता हूँ, इसलिए मोना इसे बनाएगी। कार्तिक समझ गया था कि माइकल क्या कहना चाह रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए उसने माइकल को रिलैक्स रहने के लिए कहा। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ये भी जानता था कि मोना की स्किन स्पेशल मटेरियल से बनी हुई है। अगर इसकी स्किन पर चाकू का कट लग जाए या फिर कोई आग भी लग जाए तो भी मटेरियल बिल्कुल खराब नहीं होगा और ना ही मोना को कोई नुकसान होगा। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि अगर मोना को ऑयल स्मोक से ही थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई तो इसका मतलब साफ है कि ये रोबोट मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई फायदा नहीं। कार्तिक को इस बात का पूरा विश्वास था कि जिस खूबसूरत टर्मिनेटर को बनाने के लिए कार्तिक ने 50 बिलियन रुपीस खर्च किए हैं, उसे थोड़े से धुएं से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ किचन शेफ माइकल बहुत ज्यादा दयालु थे। उन्हें नहीं पता था कि मोना एक रोबोट है। वो इतनी खूबसूरत लड़की को इस तरह किचन में इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए देख नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कार्तिक से कहा, बॉस, किचन में जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो सब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं और ये यंग लेडी बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये इतने भारी भारी यूटेंसिल्स को नहीं उठा पाएगी। एक शेफ की जॉब डिफिकल्ट जॉब थी। घर में खाना बनाने से ये जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल थी। यहाँ खाना बनाने के लिए शेफ को हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना होता था। यहाँ माइकल और बाकी लोगों को खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ता था और उसके लिए इन बड़े और भारी बर्तनों को उठाने के लिए हिम्मत चाहिए थी और इन्हें उठाना इतना आसान नहीं था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये कितना कम खाना बना रहे हैं। भले ही इन्हें एक आदमी के लिए ही खाना बनाना पड़े, पर फिर भी ये हमेशा बड़े बर्तनों में ही खाना बनाते थे। मोना वैसे तो हाइट में लंबी थी, पर फिर भी दिखने में ज्यादा ताकतवर नहीं लग रही थी। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर तो होगी ही नहीं, और अगर वो ताकतवर है तो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। माइकल को इतना ज्यादा फिक्र करते हुए देखकर कार्तिक ने उससे कहा, माइकल, आप चिंता मत कीजिए, पहले उसे एक बार खाना बनाने दीजिए। इतना कहकर कार्तिक मोना को किचन में ले गया और मोना किचन में जाकर इधर उधर रखा हुआ सामान देखने लगी। माइकल ने जब देखा कि कार्तिक आज उसकी कोई बात सुनने नहीं वाला, तो धीरे धीरे उसने भी कार्तिक को मनाने की कोशिश छोड़ दी और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और ध्यान से मोना को देखने लगा। ये नजारा वहां खड़े हुए बाकी सारे और कुक और सर्वेंट्स को भी काफी ज्यादा हैरान कर रहा था और ये सब देखकर सारे लोगों की आंखें लगभग बाहर आ गई थी। खास करके शेफ माइकल को लेकर शेफ माइकल भी इसी वक्त बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक आज क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त मोना चॉपिंग बोर्ड के सामने खड़ी थी और एक हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर दूसरे हाथ में सब्जी को पकड़कर जल्दी जल्दी सब्जियां काट रही थी। उसकी कटी हुई सब्जियां इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। उसे इतनी जल्दी जल्दी चॉपिंग बोर्ड पर हाथ चलाते हुए देखकर माइकल ने हैरान होते हुए कहा, इट्स इम्पॉसिबल। माइकल इस वक्त इतना ज्यादा हैरान था कि उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया कि कार्तिक पास में ही खड़ा है और वो जल्दी से जाकर चॉपिंग बोर्ड के पास खड़ा हो गया। उसने अपने कांपते हुए हाथों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और कटी हुई सब्जियों के उन टुकड़ों को देखने लगा जो वाकई बहुत सलीके से काटे गए थे। इतने भारी चाकू से इतनी सारी सब्जियां कटी हुई देखकर, वो भी इतने कम टाइम में, माइकल तो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसका जबड़ा लगभग बाहर आ गया था। इस वक्त कार्तिक भी बहुत ज्यादा शॉक्ड था। हालांकि जल्दी उसे याद आ गया कि मोना इंसान नहीं बल्कि रोबोट है और रोबोट ये सब काम आसानी से कर सकते हैं। कार्तिक ने हंसते हुए माइकल से कहा, माइकल, लगता है तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो। असल में मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोना इतनी जल्दी ये सारा काम कर लेगी। माइकल अभी तक शॉक में था, वो जल्दी ही कार्तिक की बात सुनकर अपने होश में आ गया और उसने हैरानी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, चाकू को इस तरह से पकड़कर इतनी जल्दी जल्दी सब्जियां काटना वाकई बहुत ज्यादा सुपर्ब है। मिस मोना अभी बहुत ज्यादा छोटी हैं और उसके बाद भी उन्होंने चाकू को इतने अच्छे से पकड़ा है जैसे इन सब में उन्हें महारत हासिल हो। सच में ये तो वाकई बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। मैं अभी यही कहना चाहूंगा कि वेस्टर्न खाना बनाना सिर्फ चाकू अच्छा चला लेने से नहीं होगा। सब्जियों को इन्होंने कुछ ज्यादा ही छोटा और पतला काटा है। मुझे लगता है कि खाना बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी। माइकल की बात सुनकर कार्तिक ने सहमत होते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, पर देखते हैं मोना हमें और कितने सरप्राइज देती है। इस वक्त कार्तिक को मोना से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। कार्तिक अच्छे से जानता था कि खाना बनाते वक्त मोना अपनी स्किल का अच्छे से इस्तेमाल करेगी और कार्तिक उसी चीज को देखना चाहता था। कार्तिक को खाना बनाने वाला लगभग हर एक इंसान एक जैसा लगता था। उसे नहीं पता था कि मोना और माइकल में क्या अंतर है। माइकल अपने आप में बहुत ही डेडिकेटेड इंसान था। उसने 20 साल से भी ज्यादा टाइम तक बड़े बड़े 5 स्टार होटल में कुकिंग की थी। वहीं दूसरी तरफ शायद टेस्टिंग के बाद मोना आज पहली बार खाना बना रही थी और कार्तिक को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या बनाएगी और क्या नहीं। फिलहाल तो मोना को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खाना नहीं बना रही बल्कि कोई आर्ट क्रिएट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के घर में बाकी लोगों ने जब मोना को इतने आराम से खाना बनाते हुए देखा तो हर कोई एकदम से हैरान रह गया। बस कार्तिक ही अपने दिल ही दिल में खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रजत ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 0 को इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से मोना ये सारे काम इतने परफेक्ट तरीके से कर रही है
और इस वक्त मोना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी 5 स्टार होटल के बड़े से बड़े मास्टर शेफ को भी पीछे छोड़ देगी। जल्दी ही खाना बनके तैयार हो गया था और जैसे ही मोना ने कार्तिक को अपना बनाया हुआ खाना सर्व किया, उसकी एक बाइट लेते ही कार्तिक की आंखें हैरानी से फैल गई। मोना ने जो डिश बनाई थी उसमें रंग भी था और अच्छी डेकोरेशन भी थी और स्वाद भी था। कार्तिक को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ रही थी कि एक रोबोट ने बिल्कुल इंसानों जैसा खाना बनाया था, जिसे कार्तिक खा के काफी ज्यादा खुश था। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि जब इतना अच्छा खाना उसकी टेबल पर रखा हुआ है और सुबह से उसने खाया भी नहीं है तो बिना वजह अपने आप को क्यों रोके, और इतना सोचकर उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। माइकल इस वक्त कार्तिक के बगल में ही खड़ा हुआ था और उसने बहुत ही ध्यान से कार्तिक से पूछा, बॉस क्या मैं भी ये खाना टेस्ट कर सकता हूँ? वैसे तो माइकल कार्तिक का एक सबऑर्डिनेट था और उसे अपने बॉस से ये सवाल करने का कोई हक नहीं था, फिर भी वो इतना ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस था कि वो खुद को नहीं रोक पाया और उसने कार्तिक से ही पूछ लिया। माइकल एक कुक था, इसलिए खाने की खुशबू से ही उसे समझ में आ गया था कि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना है और ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि अगर वो इसे ट्राई नहीं करेगा तो शायद वो एक बहुत ही बेहतर डिश को अपने हाथों से जाने देगा, और माइकल बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो इस डिश को अपने हाथों से जाने दे। हालांकि कार्तिक को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो खुद एक बॉस है और उसके साथ काम करने वाले उसके नौकर को, सब लोगों को अपने समान ही समझता था। इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए माइकल से कहा, आओ ट्राई करके देखो। कार्तिक का इतना अच्छा स्वभाव देखकर एक बार के लिए तो माइकल बहुत खुश हो गया और उसने खुश होते हुए कहा, थैंक यू बॉस, आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हैं। ये कार्तिक ही था जो कभी भी दूसरे लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से जज नहीं करता था। अगर इस वक्त कार्तिक की जगह कोई और होता तो शायद अपने पैसे और पावर के गुरूर में वो मास्टर शेफ माइकल को कब का फेंकवा चुका होता। माइकल से बहुत ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए कार्तिक के कहने पर उसने जल्दी से इस डिश को टेस्ट किया और टेस्ट करते ही उसकी आंखें लगभग बाहर आ गई और उसका मुंह एकदम से बंद हो गया, जैसे वो इस डिश के एक एक टुकड़े को फील कर रहा हो। ये डिश वाकई बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी और इस वक्त माइकल को ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद कभी भी इतनी टेस्टी डिश नहीं बना सकता। माइकल को खुद को 20 साल का एक्सपीरियंस था कुकिंग में, पर फिर भी उसे आज तक इतना टेस्टी खाना कभी खाने को नहीं मिला था। माइकल शुरू से लेकर लास्ट तक मोना को खाना बनाते हुए दिख रहा था, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोना ने ऐसा क्या किया है जो ये खाना इतना टेस्टी बन गया। माइकल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मोना जो अभी उम्र में काफी छोटी लग रही है वो इतना टेस्टी खाना कैसे बना सकती है, और उसने ये सब कुछ सीखा कैसे, क्योंकि इस तरह का खाना बनाने के लिए बहुत वक्त देना पड़ता है और साथ ही साथ इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इस डिश को टेस्ट करने के बाद माइकल ने अपना सिर ऊपर किया और एक गहरी लंबी सांस ली, जैसे वो खुद को रिलैक्स कर रहा हो। माइकल ने अपने मन में सोचा कि शायद आज उसका एक्सपीरियंस मोना के टैलेंट के आगे कम पड़ गया था, और ये बात मानने में माइकल को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। माइकल को ये बात माननी ही पड़ेगी, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा होते हैं और जिन्हें एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। उन लोगों को कुछ काम करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि बाकी और लोगों को जरूरत होती है। आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो अब मोना, कार्तिक और बाकी